10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने ग्रामर के पोर्शन से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मज़मून निगारी शुरू करेंगे। 10th क्लास आपके ग्रामर के पोर्शन में मज़मून है और कहानी है। मज़मून आपका 10 नंबर का होता है, जबकि कहानी आपकी 5 नंबर की होती है। मज़मून के लिए लिखा होता है कि आपके 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून होना चाहिए। अब वो आपकी नोटबुक के कितने पेज बनते हैं, वो आपकी नोटबुक के 4 पेज बनते हैं, यानी एक पेज की दोनों साइडें, क्योंकि उसमें कहीं हमने शेर भी ऐड करना होता है, कहीं हम उस हवाले से कोई कॉल भी ऐड करते हैं, कोई हदीस भी ऐड करते हैं, तो उसके लिए अमूमन हम उसको लाइन छोड़ कर लिखते हैं। तो इसलिए हम 4 पेज जो है वो अपने जहन में रख कर लिखते हैं। मज़मून को कैसे लिखना है, मज़मून को लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। आज मैं आपको इसी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, और साथ ही सैंपल के तौर पर एक मज़मून भी आपके सामने होगा हुब्बुल वतनी के नाम से। आपने इस मज़मून को अपने रजिस्टर पे या जो भी आपकी नीट नोटबुक्स हैं उन पे उतारना है, ताकि सैंपल के तौर पर एक तो आपके पास रहे, और फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने मज़ीद मज़मून लिखने हैं, जैसे जैसे साथ साथ मैं आपको होमवर्क में देती जाऊँगी। मज़मून उमूमन जो आपके पेपर में आता है उसमें 4 या 5 इशारे होते हैं, कभी कभी 6 इशारे भी हो जाते हैं। अब जितने इशारे होते हैं उतने ही आपने अपने पैराग्राफ लिखने होते हैं। हेडिंग्स आपने नहीं बनानी। हेडिंग जो पॉइंट या इशारे आपको पेपर में दिए जाते हैं या होमवर्क में दिए जाते हैं, आपने हर इशारे को पढ़ना है और उससे रिलेटेड मवाद जो है वो एक पैराग्राफ में लिखना है। फ़र्ज़ करें पहला आपका है हुब्बुल वतनी है, उसका मानी और मफ़हूम है, तो पहले पैराग्राफ में आप उसको एक्सप्लेन करोगे हुब्बुल वतनी किसको कहते हैं। इसी तरह आगे दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स होते हैं और कम से कम 4 पॉइंट्स होते हैं। आपने उतने ही पैराग्राफ लिखने हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपने हेडिंग्स नहीं लेनी। अब पैराग्राफ लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपका पैराग्राफ की शक्ल में हो। जब एक पॉइंट पे आपकी बात ख़त्म हो गई है, आपने लिख लिया है, अब आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, जैसे हुब्बुल वतनी और इस्लाम आप लिखने जा रहे हैं। अब आपने नए पैराग्राफ से शुरू करना है, तो पैराग्राफ को शुरू करने का क्या तरीका है कि आपने 3 फिंगर स्पेस छोड़नी है और उसके बाद आपने उसमें लिखना है। अगर आप उसमें कोई हदीस ऐड कर रहे हैं तो उसको ब्लू मार्कर से लिखें, कोई शेर लिख रहे हैं तो उसको भी। आपके मजमून को 4 चांद क्या चीज़ें लगाती हैं, आप अगर उसमें कोई हदीस ऐड कर रहे हो, शेर ऐड कर रहे हो, अगर शेर 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। कोई कॉल आ जाता है या कोई फरमान आ जाता है, अल्लाह ताला का फरमान उस लिहाज से आपके जहन में, आप वो लिखना चाहते हैं, लिख लें, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इससे आपकी मजमून की खूबसूरती बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि मजमून लिखते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गुलदस्ता मानी के नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो सो रंग से बांधूं। मजमून नवीसी एक फ़न है जिसमें मश्क के ज़रिए महारत हासिल की जा सकती है। इसके लिए वसी मुताले और गिरदोपेश के हालात और वाक़यात के मुशाहिदे और गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। फिर इस अपने मुशाहिदे, तासुरात और मालूमात को मुनासिब और मौजू अंदाज में बयान करने की सलाहियत भी दरकार होती है। मजमून निगारी के लिए चंद अनासर बुनियादी हैसियत रखते हैं, जिनमें से पहला है ख्यालात। मजमून निगारी में ख्यालात को अव्वलियत हासिल है। जब तक एक मजमून के मुतल्लिक आपके पास खातर ख्वाह मवाद और मालूमात ना हो, आप इस मौजू पर चंद सतरें भी नहीं लिख सकते। इसलिए जहाँ तक हो सके अखबारात, रसाइल और कुतुब के मुताले से अपने ख्यालात और मालूमात में वुसअत पैदा करें। दूसरा इसमें जो चीज़ है वो है आपके अल्फाज ख्यालात को दूसरों तक पहुँचाने का सबसे अहम और बेहतरीन ज़रिया है। अगर हमारे जहन में ख्यालात का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद हो, हमारी मालूमात भी काफ़ी वसी हो, लेकिन इनको बयान करने के लिए हमारे पास मौजू अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो, तो हम अपनी तहरीर और तकरीर से दूसरों को मुतासिर नहीं कर सकते। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो उर्दू के बुलंद पाया अहले कलम के अदमी शहपारों का मुताला करें, यानी जिन्होंने हर एक ही अदीब ने बहुत आला किताबें लिखी हैं। जहाँ कहीं आपको मौका मिले आप इस तरह की किताबों को ज़रूर पढ़ें। सेहत ज़बान व बयान। मजमून निगारी में ख्यालात और अल्फाज के बाद से ज़बान और बयान की सेहत को बुनियादी अहमियत हासिल है, यानी हमारी तहरीर रोज़मर्रा मुहावरे और ग्रामर की गलतियों से पाक होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट जिसको आपने अपने जहन में रखना है वो आपकी तरतीब है। वो दिमाग जिसमें ख्यालात और मालूमात का ज़ख़ीरा तो हो, लेकिन तरतीब पे हम लोग थे।
وہ دماغ جس میں خیالات اور معلومات کا ذخیرہ تو موجود ہو لیکن ان خیالات اور معلومات میں کوئی نظم اور ترتیب نہ ہو تو اس کی حیثیت ایک کباڑی کی دکان کسی ہے جہاں پہ بہت سی چیزیں بغیر سلیقے اور طریقے کے بکھری ہوتی ہیں۔ یہی حال ہمارے مضمون کا بھی ہے۔ اس میں لکھنے والے جب تک اپنے خیالات کو پیش کرتے ہوئے کسی ترتیب کا اہتمام نہیں کریں گے ان کا مضمون کبھی بھی پڑھنے والے کو متاثر نہیں کرے گا۔ اب ہم اس کی عام ہدایات دیکھیں گے۔ مضمون لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ مضمون کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھ دینے سے آپ کا مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کریں، یعنی پیراگراف میں لکھیں۔ ایک بات ایک پیرے میں اور دوسری بات کی دوسرا پیرا ہونا چاہیے۔ اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کریں کیونکہ لمبے لمبے جملے لکھنے سے بات الجھ جاتی ہے۔ اپنے مضمون میں کوئی غلط واقعہ یا غلط بات ہرگز نہ لکھیں، ہمیشہ صحیح باتوں کو سادہ اور آسان الفاظ میں تحریر کریں۔ اپنے مضمون میں ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرائیں، ایک ہی قسم کے خیالات اور الفاظ سے مضمون بدمزہ اور پھیکا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں تاکہ مضمون میں کانٹ چھانٹ بار بار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مضمون میں موقع محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات اور حدیث، ان کا ترجمہ، اقوال، اشعار استعمال کریں۔ اگر کوئی حوالہ دینا ہو اس سے بھی الگ اور نمایاں لکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے مضمون کو نہایت صاف اور خوشخط لکھیں کیونکہ خوشخطی اور صفائی سے مضمون کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ مضمون کو ختم کر لینے کے بعد اسے ایک بار پڑھ لینے کے لیے ضرور وقت نکالیں تاکہ آپ اپنی زبان لکھائی کی اور زبان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔ اس کے علاوہ مضمون کی اقسام ہے جو آپ کے سامنے ہیں۔ ادبی مضمون ہوتے ہیں جن میں جیسے شعراء کے لطائف ہیں یا شعر و سخن آپ لکھتے ہو۔ اخلاقی مضامین ہوتے ہیں جیسے انصاف، رحمدلی۔ معاشرتی ہیں اتفاق، گداگری، رسم و رواج۔ سوانحی حالات زندگی جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ سیاسی ہیں جمہوریت۔ سائنسی مختلف ایجادات کے بارے میں ہے۔ تاریخی 1965 کی جنگ ہے، پاکستان ہے، مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد ہے، یا جغرافیائی جس میں آپ لکھتے ہو کسی ملک کے حالات کے بارے میں، آتش فشاں پہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ تو 10th کلاس آپ نے مضمون لکھتے وقت یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ نے ایک دفعہ پھر سننے کے بعد مضمون لکھنا ہے۔ اس سے امید ہے کہ آپ زیادہ اچھا مضمون لکھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو کتاب بھی بتا دوں، اگر آپ کے پاس آپ کی اردو ہے قواعد و انشاء 9th اور 10th کی بک ہے، اس میں بھی مضمون ہے، لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گی اگر آپ زیادہ اچھا مضمون لکھیں تو آپ سب بچوں کو میں کہوں گی کہ آپ شوق گرامر، بک کا نام ہے شوق گرامر، وہ 9th 10th کی ہے گرامر کی بک، آپ وہ خرید لیں۔ اس میں مضمون بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اشاروں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ آپ قواعد و انشاء سے مضمون کریں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ جو ہے شوق گرامر کی بک خرید لیں۔ تھینک یو۔